नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। दोस्तों एक बार फिर से मैंने आपके लिए सीरीज स्टार्ट कर दी है टॉप 500 क्वेश्चनों के पार्ट नंबर 2। टॉप 500 क्वेश्चनों का पार्ट नंबर 2 आपके लिए लेके आया हूं। आपने पहले वाली जो सीरीज थी 500 क्वेश्चनों की, उसको बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया उसके ऊपर। इसलिए मैं दूसरी सीरीज या दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ उन्हीं 500 क्वेश्चनों की। लेकिन क्वेश्चन अब की बार भी बहुत शानदार होंगे पिछली बार की तरह। दोस्तों 1000 क्वेश्चन करवा दूंगा टोटल। 1000 क्वेश्चन के साथ मैं आपको कम से कम एक क्वेश्चन में 2 फैक्ट बताता हूं। इस प्रकार से आपके टोटल 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे कम से कम। तो अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो तो आपका पटवारी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आपको वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा, एक एक बात को समझना पड़ेगा, एक एक बात जो मैं फैक्ट बताता हूँ उनको अच्छे से याद करना पड़ेगा, तभी आपके लिए कुछ हो पाएगा। वरना तो मुश्किल, आपको पता है समय बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए। आपको अच्छे से इस वीडियो को भी या इस सीरीज़ को भी प्यार देना है, जिससे कि मैं आगे का प्लान कर सकूं, आगे के लिए आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर सकूं। तो हमारा पार्ट नंबर 2 का फर्स्ट नंबर वीडियो है, तो बड़ा शानदार होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बस आप बने रहिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको मानव शरीर के बारे में करवाऊंगा, क्योंकि मानव शरीर का जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, वहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा आएंगे। क्योंकि बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी लगभग 75% आती है हमारे राजस्थान लेवल के एग्जाम में। 75% हमारी बायोलॉजी आती है, इसलिए बायोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हम कमांड करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा कम देखेंगे। लेकिन पिछली क्लास में, मतलब जो पिछली मैंने सीरीज़ करवाई थी, उसमें लगभग मैंने आपको जो 250 क्वेश्चन जो थे वो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के थे और 250 क्वेश्चन बायोलॉजी के थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा रखेंगे हम बायोलॉजी का, और फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा कम रखेंगे। ठीक है, बात से एग्री हो? एग्री हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है प्यारे साथियों, वो मानव शरीर का टॉपिक होने वाला है। मानव शरीर में आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे से आपको समझना है, एक एक बात को बहुत अच्छे से समझ के चलना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखिए, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है? जो वयस्क व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति, उसके हृदय का वजन कितना होता है? तो प्यारे साथियों, व्यक्ति के अंदर 2 प्रकार के प्राणी आते हैं। एक प्राणी तो पुरुष होता है और एक प्राणी आपका होता है क्या? महिला। लेकिन जब भी बात व्यक्ति की आती है तो हमारा दिमाग कहाँ जाता है? हमारा दिमाग सीधा सीधा पुरुष के ऊपर जाता है। और बात भी सही है प्यारे साथियों, व्यक्ति यानी पुरुष। अगर यहाँ पर महिला का पूछता तो आपको महिला नाम देता, लेकिन अगर आपको व्यक्ति दे दे तो आपको ध्यान रखना है पुरुष का आपको क्या पूछा है? हृदय का वजन पूछा है। तो पुरुष के हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। कितने ग्राम होता है? 300 ग्राम। महिला की बात करते हैं तो महिला का होता है 250 ग्राम। 250 ग्राम हृदय का वजन महिला का होता है और पुरुष के हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा इसमें कोई वो घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, बस एकदम पॉजिटिव रहो, आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। आपने जो सोच रखा है वो सब कुछ हो जाएगा, अगर आप पॉजिटिव हैं तो अपने लक्ष्य के प्रति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? ये मान लो हृदय है, मान लो भाई ये हमारा हृदय है, दिल है ये हमारा, है ना, दिल यानी हृदय। ऐसा होता नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता। ये बनाने के लिए हम इसका शेप बना देते हैं ऐसा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है दिल या हमारा हृदय, कभी भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन बना देते हैं। मान लो ये हृदय है, इस हृदय के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है, और उस आवरण को हम हिंदी में बोलते हैं हृदयावरण। क्या बोलते हैं? हृदयावरण बोलते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, इसी हृदय आवरण को हमारे विज्ञान की भाषा में बोलते हैं प्यारे साथियों पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तो ध्यान रखना, आपका जो हृदय होता है उसको जो घेरे रहने वाली जो झिल्ली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। अच्छा, ये तो बाहर की झिल्ली की बात हो गई। हमारा जो हृदय होता है उसके अंदर भी एक झिल्ली होती है, इसके अंदर भी एक झिल्ली होती है, यानी आंतरिक जो दीवार होती है, आंतरिक इसका जो स्तर होता है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके बता देता हूँ इसका कलर। देखिए, यहाँ पर जो अंदर का जो दीवार होती है, इस दीवार के ऊपर, इस दीवार के स्तर के साथ साथ भी एक झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली का नाम भी आपको ध्यान रखना है। अंदर जो झिल्ली पाई जाती है उसको कहा जाता है प्यारे साथियों मायोकार्डियम। क्या कहा जाता है?
मायोकार्डियम कहा जाता है। उम्मीद कर सकता हूँ, आशा कर सकता हूँ, होप कर सकता हूँ, जो भी आप समझो, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर बात समझ में आई है तो बहुत अच्छे से आप इसी प्रकार से पढ़ते चलोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ एक फैक्ट अगर आप याद करते हो उससे रिलेटेड, तो बहुत अच्छा मुकाम आप हासिल कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बिल्कुल साहब, अगला क्वेश्चन, रुधिर दाब मापा जाता है। रुधिर दाब किसके द्वारा मापा जाता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। रुधिर माप दाब का मतलब ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बीपी जो होती है ना, वो एक मशीन के द्वारा मापी जाती है, और उस मशीन का नाम होता है प्यारे साथियों स्फाइग्मोमेनोमीटर। स्फाइग्मोमेनोमीटर के द्वारा आपका क्या मापा जाता है, स्फाइग्मोमेनोमीटर के द्वारा आपका बीपी मापा जाता है, रुधिर दाब मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। अच्छा, स्टेथोस्कोप के द्वारा क्या होता है, स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की धड़कन की गणना की जाती है। हृदय की धड़कन को मापा जाता है, हृदय की धड़कन को मापा जाता है किसके द्वारा, आपका स्टेथोस्कोप के द्वारा। अच्छा, स्पाइरोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है, स्पाइरोमीटर के द्वारा आपको फेफड़ों की का टेस्ट किया जाता है, या फिर फेफड़ों में सांस के प्रवाह का मापन किया जाता है। फेफड़ों के अंदर सांस के प्रवाह का, फेफड़ों में सांस के प्रवाह का मापन, सांस के प्रवाह का मापन, यानी कितनी सांस अंदर जा रही है, कितनी सांस बाहर आ रही है, इसकी गणना करने के लिए, इसके प्रवाह का मापन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, स्पाइरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, हीमोग्लोबिनोमीटर, इसके द्वारा हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में रुधिर दाब कितना होता है। अच्छा, रुधिर दाब आपसे पूछा है, ब्लड प्रेशर आपसे पूछा है, तो ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है। एक होता है प्यारे साथियों प्रकुंचन, और एक होता है अनुशीथिलन। एक होता है आपका अनुशीथिलन। अनुशीथिलन, प्रकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, प्रकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, और अनुशीथिलन का मतलब होता है फैलना, फैलना। तो प्यारे साथियों, कोई चीज जब सिकुड़ेगी तभी तो क्या होगी, फैलेगी। जब कोई चीज सिकुड़ेगी उसके बाद तो फैलेगी। तो पहले वाला जो हमेशा होता है ना, वो कौन सा रुधिर दाब होता है आपका, ये स्टार्टिंग वाला आपका प्रकुंचन होता है, और प्रकुंचन का मान 120 होता है, और अनुशीथिलन का मान आपका 80 होता है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन नंबर ए में 80 और 120 दे दिया, जो आपका गलत है। आपको पहले याद रखना है प्रकुंचन का, दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है अनुशीथिलन का। इस प्रकार से याद कर लो कि पहले कोई वस्तु सिकुड़ेगी तभी तो वो फैलेगी। तो पहले सिकुड़ने वाला यानी प्रकुंचन वाला, प्रकुंचन यानी सैकुंचन, सैकुंचन यानी सिकुड़ना। तो 120 पहले, 80 बाद में। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट। बहुत सारे मेरे दोस्तों को ये याद होता है, 80 120 रट रखा है उन्होंने, लेकिन एग्जामिनर आजकल तेज हो चुका है, आपके दिमाग का टेस्ट बहुत अच्छे से लेता है वो, है ना। आपका जो पेपर लिया जाता है वो आपको पास करने के लिए नहीं लिया जाता, आपको फेल करने के इरादे से लिया जाता है कि आप फेल किस प्रकार से हो सकते हो। और आज से 10 साल पहले आपको पास करने के लिए आपका पेपर लिया जाता था, लेकिन आजकल आपको फेल करने के लिए पेपर लेते हैं, ये आपको भी पता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, खुला परिवहन तंत्र किसके अंदर पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र, देखिए परिवहन तंत्र आपके दो प्रकार का होता है। एक होता है खुला परिवहन तंत्र। अच्छा, खुला परिवहन तंत्र क्या होता है, जिसमें किसी नलिका की आवश्यकता न हो, जिसमें नलिका की आवश्यकता न हो, नलिका बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, खुला परिवहन तंत्र। और एक होता है बंद परिवहन तंत्र, एक होता है आपका बंद परिवहन तंत्र। और बंद परिवहन तंत्र में आपको किसकी आवश्यकता होती है, नलिका की आवश्यकता होती है। यानी जो जिस जीव के शरीर में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उन जीवों के शरीर में जो आपका खून होता है वो नलिकाओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। जैसे मनुष्य की बात करते हैं तो जो मनुष्य होता है उसके अंदर देख लो नसें पाई जाती हैं, रगें पाई जाती हैं, या फिर उसको हम धमनी या सीरा बोल देते हैं। तो धमनी या सीरा एक प्रकार की हमारी क्या होती हैं, नलिकाएं होती हैं खून की, जिसके अंदर खून एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा मनुष्य का जो परिवहन तंत्र हो गया वो आपका बंद परिवहन तंत्र हो गया। आपको ये पूछा है कि खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, खुला जो परिवहन तंत्र है, एक तो आपका ऑर्थोपोडा संघ, ऑर्थोपोडा संघ है ना, ऑर्थोपोडा संघ के जितने भी जीव होते हैं उन जीवों के अंदर, और एक आपका मोलस्का संघ के जीवों में, मोलस्का संघ के जीवों में क्या पाया जाता है आपका, मोलस्का और ऑर्थोपोडा संघ के जीवों में आपका खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। अच्छा, ऑर्थोपोडा संघ में कौन कौन से जीव होते हैं, ऑर्थोपोडा संघ की अगर हम बात करते हैं तो कीट हो गए, जोंक हो गई, या फिर हम बात करते हैं
तो कॉकरोच हो गया, केकड़ा हो गया, झींगा मछली हो गया, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, ये सभी के सभी आपके ऑर्थोपोडा संघ के जीव होते हैं। अब मैं इतनी बातें यहाँ पर लिख नहीं सकता, लेकिन मेरी बात एक बार फिर से सुन लो। कीट हो गया, जोंक हो गया, कॉकरोच हो गया, है ना, उसके बाद केकड़ा हो गया, झींगा मछली हो गई, मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, ये सभी के सभी आपके ऑर्थोपोडा संघ के जीव होते हैं। इसी प्रकार से मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं, जैसे कोड़ी हो गई, सीपी हो गई, सीपिया हो गई, है ना, घोंगा हो गया, ये सभी के सभी आपके मोलस्का संघ के जीव होते हैं। तो इन दोनों के अंदर क्या पाया जाता है आपका, इन दोनों के अंदर खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। इसका मतलब कीट के अंदर जो, ये तो दोनों क्या हो गए आपके ऑर्थोपोडा संघ के, और मोलस्का संघ इसमें दे ही रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा कभी, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, है ना, क्यों, क्योंकि आपका सिलेक्शन पटवारी एग्जाम में हो जाए, यही आशा करूंगा मैं, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी नौकरी जल्दी लग जाए, तो आपको थ्योरी नहीं पढ़नी पड़े, बस इन क्वेश्चनों से आपका काम चल जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको पढ़ना पड़ेगा दोबारा, तो उनको मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, तो जबरदस्त थ्योरी पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साइंस से किसी भी एग्जाम में, मैं आपसे दावा करता हूँ। वैसे एक बार विश्वास करके देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंचुआ एनालिडा वर्ग में आता है, इसके अंदर कैसा रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, जो केंचुआ होता है वो एक प्रकार का आपका क्या होता है प्यारे साथियों, विकसित प्राणी होता है। क्या होता है, विकसित प्राणी। केंचुआ एक विकसित प्राणी होता है। तो जो विकसित जीव होते हैं उनके शरीर में बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। जैसे विकसित प्राणियों की बात करते हैं, जैसे मछली हो गया, मेंढक हो गया, सर्प, पक्षी, केंचुआ, है ना, जितने भी स्तनधारी होते हैं जैसे भेड़, बकरी, ऊंट, मनुष्य, ये सभी के सभी के अंदर क्या पाया जाता है आपका, इन सभी के अंदर बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है, यानी इनके अंदर जो खून होता है वो नलिका के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। लेकिन आपको मनुष्य के बारे में एक बात ध्यान रखनी है। मनुष्य के बारे में आपको एक बात सॉरी मनुष्य के बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मनुष्य होता है प्यारे साथियों, उसके अंदर बंद परिवहन तंत्र तो होता ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ में दोहरा परिवहन तंत्र भी होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी प्यारे साथियों, मनुष्य में बंद परिवहन तंत्र के साथ साथ दोहरा परिवहन तंत्र पाया जाता है। दोहरा मतलब 2 बार खून आता है हमारे हृदय के अंदर, एक बार रक्त शुद्ध आता है, एक बार अशुद्ध आता है, इसीलिए दोहरा परिवहन तंत्र बोल देते हैं मनुष्य के परिवहन तंत्र को। ठीक है, बिल्कुल, तो उम्मीद कर सकता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, प्रथम हृदय ध्वनि क्या कहलाती है। प्रथम हृदय ध्वनि, अच्छा, हृदय से 2 ध्वनियां निकलती हैं, 3 ध्वनियां निकलती हैं। देखिए, एक तो आवाज निकलती है आपकी लब नाम की आवाज, एक तो बोलते हैं लब, एक को बोलते हैं डप, और एक को बोलते हैं प्यारे साथियों मरमर, इसको फुसफुसाहट भी बोलते हैं, मरमर। ये 3 आवाजें होती हैं, 3 ध्वनियां होती हैं आपके हृदय से, मेरे हृदय से भी, आपके हृदय से भी 3 प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। अच्छा, लब क्या होता है, तो लब जो है ना वो किससे संबंधित है प्यारे साथियों, प्रकुंचन से संबंधित है। एक बात आप इस बात की गांठ बांध लो, ये किससे संबंधित है, प्रकुंचन से संबंधित। 1 नंबर बात, जो लब है वो प्रकुंचन से संबंधित है, डप है वो किससे संबंधित है, अनुशिथिलन से संबंधित है। अनुशिथिलन, प्रकुंचन को कहते हैं सिस्टोल, प्रकुंचन को हम सिस्टोल बोलते हैं, है ना, प्रकुंचन को सिस्टोल बोलते हैं, और अनुशिथिलन को हम क्या बोलते हैं, डाइस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइस्टोल। अब ये नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे, कभी कभी इंग्लिश में दे देता है। ठीक है, अच्छा, प्रकुंचन का मतलब क्या हो गया, लब का मतलब क्या हो गया, कि जब प्रकुंचन होता है, जब प्रकुंचन होता है, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, मान लो जब ये इस प्रकार से सिकुड़ेगी, तो ये जब सिकुड़ेगी ना, तो सिकुड़ने के लास्ट में जब ये पूरी सिकुड़ जाएगी, पूरी सिकुड़ने के बाद में एक आवाज आती है, पूरी सिकुड़ने के बाद में एक आवाज आती है, यानी पूरा इसका सिस्टोल होने के बाद पूरा सिस्टोल होने के बाद, पूरा प्रकुंचन होने के बाद यहां से एक आवाज आती है, और उस आवाज को हम क्या बोलते हैं, लब बोलते हैं। यानी पूरा प्रकुंचन होने के अंत में, यानी पूरा सिस्टोल होने के अंत में एक आवाज आती है, एक ध्वनि आती है, एक साउंड आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लब बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, लब बोलते हैं। अब बात आती है डप की। डप की अगर हम बात करें तो जो डप आवाज होती है वो आपका डाइस्टोल से संबंधित होता है। यानी जब कोई वस्तु है, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, जब ये वस्तु सिकुड़ रखी है इस प्रकार से, सिकुड़ के इस प्रकार से वस्तु है, लेकिन जब ये पूरी खुलेगी तो एक क्या होगा, इससे आवाज आएगी, उस आवाज को हम क्या बोल देते हैं, डप बोल देते हैं। तो जो डप है वो आपका डाइस्टोल से संबंधित होता है,
और आपका जो लब है वो आपका सिस्टोल से संबंधित होता है। तो इसमें देखो डप वाला तो आपका हो ही नहीं सकता, दोनों ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रकुंचन दे रखा है, तो डप तो आपका अनुशिथिलन से संबंधित है, इसलिए आपका प्रकुंचन वाला, ये तो दोनों गलत हो गए। अब इनमें से आपको देखना कौन सा सही है। अब देखो यहाँ पर दे रखा है सिस्टोल के प्रारंभ में और सिस्टोल के अंत में। मैंने क्या बताया कि जब कोई वस्तु सिकुड़ जाती है, पूरी सिकुड़ जाती है, उसके अंत में आवाज आती है, तो अंत वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर सकता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी प्यारे साथियों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। अच्छा, अब रह गई आपकी कौन सी, अब आपकी रह गई मरमर। मरमर की ध्वनि आपकी रह गई। अच्छा, मरमर की ध्वनि क्या होती है, जब हमारे कपाट, कपाट का मतलब क्या है, आपका जो नीले और जो अलिंद होता है उसके मध्य एक कपाट पाया जाता है, दायां कपाट बायां कपाट, तो वो कभी कभी दोषपूर्ण हो जाते हैं, उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। किसके अंदर, कपाट के अंदर, कपाट में दिक्कत आ जाती है, वो कपाट क्या हो जाते हैं, दोषपूर्ण हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें से क्या आती है, एक ध्वनि आती है, उसको बोलते हैं, उसमें से एक ध्वनि आती है, उसको बोलते हैं मरमर की ध्वनि। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आगे भी आपके आएगा, टेंशन मत लो, बता दूंगा। तो बातें आपको मैं सारी बताऊंगा, बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हर्ट यानी हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी पेशीय भित्ति पाई जाती है। सबसे मोटी पेशीय भित्ति किस कक्ष में पाई जाती है? तो प्यारे साथियों, कक्ष आपके चार होते हैं। मनुष्य के हृदय में कक्ष चार होते हैं। एक तो इस प्रकार से ऊपर होता है, मैं बना के चित्र नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। इस प्रकार से दो तो आपके ऊपर होते हैं और दो आपके इस प्रकार से नीचे होते हैं। ये जो ऊपर वाले होते हैं, ऊपर वाले तो होते हैं आपके, ये होते हैं आलिंद, ये आपके आलिंद होते हैं, एक दायां आलिंद, एक हो गया आपका बायां आलिंद। और नीचे वाले क्या होते हैं, नीले होते हैं, नीले होते हैं। कभी भी प्यारे साथियों अगर आप देखोगे ना, चित्र देखोगे किसका, हृदय का, हृदय का चित्र देख लेना। हृदय का अगर आप चित्र देखोगे ना, तो ऊपर की जो दीवारें होती हैं, ऊपर की दीवारें, यानी कहने का मतलब ऊपर वाले जो आपके आलिंद होते हैं उनकी दीवारें क्या होती हैं, आलिंद की दीवारें पतली होती हैं और नीले की दीवारें मोटी होती हैं। इस प्रकार से, जैसे मैं एक आपको उदाहरण के रूप में इस प्रकार से बताता हूं, यानी ये आपका हृदय हो गया। ठीक है, इसके चारों ओर इस प्रकार से एक दीवार पाई जाती है। तो यहां पर तो ये दीवार पतली होती है, लेकिन जैसे जैसे हम इस प्रकार जाते हैं तो ये इस प्रकार से जाके इस प्रकार का हो जाता है हमारा हृदय, इस प्रकार का, इस प्रकार से, इस प्रकार से इसकी बनावट होती है। आप हृदय को देखना, इसी प्रकार की बनावट होती है। तो ये जो ऊपर वाले दो होते हैं, ऊपर वाले दो इस प्रकार से, है ना, ऊपर वाले जो दो होते हैं, एक आपका ये हो गया, एक इधर वाला हो गया, और एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया, यानी चार हो गए। तो ऊपर वाले जो होते हैं ये तो आलिंद होते हैं, तो आलिंद की दीवारें तो ये पतली है दोनों साइड, लेकिन नीले की दीवारें देखो ये थोड़ी मोटी हो गई, ये तो बहुत ही ज्यादा मोटी है। तो ये सबसे ज्यादा भित्ति मोटी किसके अंदर पाई जाती है, तो इसके अंदर पाई जाती है, और इसे कहा जाता है प्यारे साथियों बायां आलिंद। क्या कहा जाता है, सॉरी बायां नीले कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायां नीले कहा जाता है। तो बाएं नीले की जो दीवार होती है वो सबसे मोटी होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगर ये चित्र अगर आपके ध्यान में है तो आप आराम से कर सकते हैं। अब बहुत सारे मैथमेटिशियन ये भी बोल सकते हैं कि सर आपने इसको बायां क्यों बता दिया। तो प्यारे साथियों, गणित के अंदर, मैथ के अंदर तो दायां इस साइड होता है, यानी ये आपका बराबर है, तो मैथ में तो दायां ये होगा और विज्ञान में आपका दायां ये होगा। उल्टा होता है, जिस साइड मैथ में दायां होता है उस साइड विज्ञान में बायां होता है। ध्यान रखना ये बात, हमेशा इस बात को ध्यान ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है। चलिए अगला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं। यानी हमारी जो धमनियां होती हैं, ये मान लो इस प्रकार से धमनी है, इस धमनी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई, जिसके कारण ये धमनी क्या हो गई, कठोर हो गई। तो इस कठोरता को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखोगे आप अच्छे से, इस कठोरता को कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या कहा जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, स्टेनोसिस की अगर बात करते हैं तो स्टेनोसिस का हिंदी में अर्थ होता है संकीर्णता। संकीर्णता यानी कोई भी हमारा अंग होता है शरीर का, उसमें अगर संकीर्णता आ जाती है, उसमें क्या आ जाती है, संकीर्णता का मतलब वो सिकुड़ जाता है, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, स्टेनोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेनोसिस बोलते हैं। अब दूसरी बात है थ्रोम्बोसिस की करते हैं। थ्रोम्बोसिस का मतलब ये है, सॉरी, थ्रोम्बोसिस का मतलब यह है कि हमारा जो भी हमारी कोई भी नस है, उस नस के अंदर क्या हो जाता है, खून जम जाता है। खून जम जाता है तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, नसों में खून जमने को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। नसों के अंदर, धमनियों के अंदर हमारे कोलेस्ट्रॉल के जमने को हम बोलते हैं
एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और स्टेनोसिस मैंने आपको बता दिया संकीर्णता, यानी कोई भी अंग में संकीर्णता आ जाती है, वो सिकुड़ जाता है, तो उस अवस्था को बोलते थे संकीर्णता या फिर स्टेनोसिस। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर है कि वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन दर क्या होती है। हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो प्रति मिनट 70 से 80 बार। आपने सुना होगा 72 बार, लेकिन 70 से 80 बार, किसी का 72 बार, किसी का 75 बार, किसी का 78 बार, है ना, किसी का 80 बार भी धड़कता है। तो अपनी जो प्रति मिनट 70 से 80, यानी कहने का मतलब औसत अगर निकालें तो 75 आता है। कितना आता है? 75। 70 और 80 के बीच का औसत निकालें तो कितना आता है? 75 आता है। ये बात आपको आगे मैं बताऊंगा, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हार्ट में यानी हृदय में मरमर यानी फुसफुसाहट से क्या पता चलता है। यानी अभी मैंने आपको बताया था मरमर की ध्वनि आती है हमारे हृदय से, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हमारे कपाट क्या हो गए, हमारे हृदय के कपाट दोषपूर्ण हो गए। हृदय के कपाट क्या हो गए? दोषपूर्ण हो गए। ये बात मैंने आपको पीछे बताई भी थी, अगर आपको याद है तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं पीछे बता चुका हूं, तो उनको थोड़ा जल्दी में बताना चाहूंगा, जैसे कि आपके ज्यादा क्वेश्चन हो पाए, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठीय होता है, यानी मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था हमारे 2 प्रकार के कोष्ठक होते हैं, एक तो होता है आलिंद, एक होता है नील्य। आलिंद ऊपर होते हैं, नील्य नीचे होते हैं। तो 2 आलिंद होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? नील्य होते हैं। दायां नील्य बायां नील्य, दायां आलिंद बायां आलिंद, यानी कितने हो गए हमारे? तो 4 हमारे चेंबर हो गए, 4 हमारे क्या हो गए? कोष्ठक हो गए हमारे हृदय के अंदर। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हो अच्छे से, ठीक है। चलिए अब ये तो बात मनुष्य की थी, लेकिन अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं इनको, फिर मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद जरूरी। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, ये तो मनुष्य की बात मैंने बता दी, 4 होते हैं, ये तो आपको याद भी होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग जो होता है ना, मत्स्य वर्ग, उनके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 3 कोष्ठक। लेकिन मत्स्य वर्ग में आपका आता है प्यारे साथियों, एक तो आती है आपकी डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली, और एक आपकी आती है ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल। ये दोनों मत्स्य वर्ग में आते हैं, लेकिन इनके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपका जो ये डॉल्फिन और जो ब्लू व्हेल हैं, इनके अंदर 4 कोष्ठक होते हैं, और इनके अंदर मत्स्य वर्ग में 2 होते हैं। मत्स्य वर्ग में 2 होते हैं, ध्यान रखना। मत्स्य वर्ग में आपके कितने होते हैं? 2 होते हैं। सरीसृप वर्ग में आपके 3 होते हैं, है ना, इसमें आपके 2 होते हैं। याद रखोगे आप अच्छे से इस बात को, ठीक है। हाँ 2 होते हैं मत्स्य वर्ग में, लेकिन डॉल्फिन और ब्लू व्हेल में कितने होते हैं? 4। अच्छा एक आपको ध्यान रखना है सरीसृप, सरीसृप यानी जो रेंग कर चलता है, सरीसृप और उभयचर। उभयचर मतलब जो पानी में भी रहता है और बाहर जमीन पर भी रहता है, जैसे मेंढक हो गया। तो इन दोनों के हृदय में आपके पाए जाते हैं 3 कोष्ठक। कितने कोष्ठक? 3 कोष्ठक। लेकिन एक सरीसृप होता है आपका मगरमच्छ, मगरमच्छ या जिसको क्रोकोडाइल बोलते हैं, जिसको घड़ियाल बोलते हैं, मगरमच्छ जो होता है वो एक सरीसृप है, सरीसृप भी है, उभयचर भी है। तो ये जो मगरमच्छ है प्यारे साथियों, इसके हृदय में आपके 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा एक बात आपको ध्यान रखनी है, सर्वाधिक सर्वाधिक कोष्ठक किसके अंदर होते हैं? तो सर्वाधिक जो कोष्ठक होते हैं वो होते हैं आपके कॉकरोच में। कॉकरोच जो होता है ना, कॉकरोच, उसके हृदय में सर्वाधिक कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 13 कोष्ठक। जैसे हमारे 4 हैं, उसी प्रकार से कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठक हैं? 13 कोष्ठक हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है सर्वाधिक हृदय किस में होते हैं? सर्वाधिक हृदय किस में होते हैं? भाई हमारे अंदर एक हृदय है, उसी प्रकार से सर्वाधिक हृदय किसके अंदर है? तो सर्वाधिक हृदय आपके पाए जाते हैं पहले साथियों केंचुए के अंदर। किसके अंदर? केंचुए के अंदर। केंचुए में आपके पाए जाते हैं 8 हृदय। कितने हृदय? 8 हृदय। जिस प्रकार से हमारी एक हृदय, उसी प्रकार से उनके अंदर 8 हृदय पाए जाते हैं। 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं केंचुए के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। लेकिन 13 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? कितने वाल्व सेट होते हैं? कितने वाल्व होते हैं? तो अभी भी मैंने बताया था, एक आपका वाल्व होता है दाएं साइड में, यानी दाएं आलिंद और दाएं नील्य की साइड में, और एक होता है आपका बाएं नील्य और बाएं आलिंद की साइड में।
इनमें इसका मतलब कितने वाल्व हो गए, तो 2 वाल्व हो गए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों के हृदय में कैसा रुधिर बहता है। तो ये जो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी, जैसे हमारा हृदय है उसमें दोनों प्रकार का रक्त बहता है, शुद्ध भी बहता है, अशुद्ध भी बहता है। लेकिन आपकी जो मछलियां होती हैं उसके हृदय में केवल और केवल अशुद्ध रक्त आता है। कैसा रक्त आता है, अशुद्ध रक्त। ठीक है ना, दोनों प्रकार का आपका किसके अंदर बहता है, मनुष्य में बहता है। मनुष्य में दोनों प्रकार का, लेकिन मछलियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ अशुद्ध प्रकृति का रक्त ही आपके हृदय में बहता है मछलियों में। इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है। वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है, तो ध्यान रखना जो मछलियों का हृदय होता है, मछलियों का हृदय, मछलियों के हृदय को वीनस हृदय के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे हृदय का कोई नाम नहीं है, लेकिन मछलियों के हृदय को क्या कहा जाता है, वीनस कहा जाता है। ये बात आप अच्छे से याद रखनी है। ठीक है ना। हाँ, अगला है कि मगरमच्छ का हृदय कितना कोष्ठीय होता है। तो अगर आपको याद है तो मैंने अभी अभी बताया था, मगरमच्छ एक सरीसृप प्राणी है, लेकिन इसके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से 17 नंबर है कि पिसीज वर्ग मतलब मछलियों के प्राणियों का हृदय कितना कोष्ठीय होता है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो मछलियां होती हैं, मछलियां, उनके हृदय में आपके जो कोष्ठक होते हैं वो कितने होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं। मत्स्य वर्ग अभी बताया था ना, मत्स्य वर्ग, उसके अंदर 2 कोष्ठक होते हैं। लेकिन मत्स्य वर्ग में 2 आती हैं, एक तो आती है आपकी डोल्फिन और एक आपकी ब्लू व्हेल। इनके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, इनके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। मछली हैं 2 होने चाहिए थे, लेकिन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये अपवाद है, याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर, डोल्फिन व ब्लू व्हेल का हृदय कितना कोष्ठीय होता है, तो वही 4 कोष्ठीय होता है, 2-3 बार बता चुका हूं। अगला है सर्वाधिक कोष्ठीय हृदय किसका होता है। अभी अभी मैंने बताया था सर्वाधिक कोष्ठीय हृदय यानी सर्वाधिक कोष्ठक किसके हृदय में होते हैं, तो कॉकरोच के हृदय में होते हैं। कितने होते हैं, 13 होते हैं। मेंढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 3 कोष्ठक होते हैं, क्योंकि उभयचर की श्रेणी में आता है। मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक होते हैं। सर्प यानी जो सरीसृप होते हैं उनके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 3 कोष्ठक होते हैं, है ना। तो मैं जो फैक्ट आपको बताता हूं, अगर वो याद कर लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर क्वेश्चन। मेंढक व सर्पों का हृदय कितना कोष्ठीय होता है। अभी अभी मैंने बताया था मेंढक एक उभयचर की श्रेणी में आता है और सर्प आपका सरीसृप की श्रेणी में आता है। तो मेंढक और यानी उभयचर और सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 3 कोष्ठक होते हैं। क्रोकोडाइल मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ब्लू व्हेल डॉल्फिन के हृदय में भी 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, मछलियों के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ये ग्राम नहीं है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसकी गतिविधि को दर्शाता है। ईसीजी आपने देखा होगा साथियों, जो व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके साइड में एक क्या लगाई जाती है, मशीन लगाई जाती है। उसमें इस प्रकार की तरंगे चलती रहती हैं, इस प्रकार की 3 प्रकार की तरंगे चलती रहती हैं, 3 लाइनें। उनको क्या कहा जाता है, ईसीजी कहा जाता है। ईसीजी वो क्या होती है, हमारे हृदय की धड़कन को मापती है। किसकी धड़कन को, हृदय की धड़कन को मापने का काम करती है ईसीजी। तो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किससे संबंधित होता है, तो हृदय से संबंधित होता है। ध्यान रखना आप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। हृदय की गति का क्या करता है ईसीजी, हृदय की गति का मापन करता है, हृदय की गति का मापन करता है। अच्छा, ईसीजी की खोज किसने की थी, ईसीजी की खोज की थी एंथोवोन ने ईसीजी की खोज की थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद कर सकता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था। 3 दिसंबर 1967 को, 3 दिसंबर 1967 के दिन विश्व के अंदर सर्वप्रथम प्रत्यारोपण किया गया था हृदय का। एक व्यक्ति से हृदय निकाल के दूसरे व्यक्ति में डाला गया था। तो ये सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ये जो किया गया था, ये आपका किया गया था किसके द्वारा, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये कुछ खोज वगैरह होती है, इनको याद करना पड़ता है, इनका इलाज नहीं है कोई। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान ही रखनी पड़ेगी। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। तो प्रारंभिक जो पेसमेकर है वो कहा जाता है एस ए नोड को, साइनोएड्रियल नोड। एस ए नोड को पेसमेकर के नाम से भी जाना जाता है, हृदय का पेसमेकर एस ए नोड, ठीक है, साइनोएड्रियल नोड। इस साइनोएड्रियल नोड के बारे में, पेसमेकर के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा जब आपको थ्योरी करवाऊंगा, लेकिन अब ध्यान रखना हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर एस ए नोड, हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर एस ए नोड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कि हृदय का कार्य क्या है, हृदय क्या काम करता है। तो आपको पता है हृदय तो रुधिर को विभिन्न अंगों में पंप करने का काम करता है, रुधिर को विभिन्न अंगों में पंप करने का काम करता है। उसके पास जो रुधिर होता है उसको पंप करते रहता है पूरे दिन 24 घंटे पंप करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो ये मान लो आपके लिए लॉटरी निकल गई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर किसी के एग्जाम में नहीं आते हैं, बहुत रेयर चांस है ऐसे क्वेश्चन आने के, लेकिन फिर भी चलो आ जाएं इसलिए मैंने करवा दिया, और बहुत सारे दोस्तों को तो आता भी नहीं था शायद। अगला क्वेश्चन है कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। तो ध्यान रखेंगे ब्लड प्रेशर या फिर रक्तदाब का जो नियंत्रण करता है वो कौन सी ग्रंथि करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि हमारे रक्तदाब का नियंत्रण करती है, क्योंकि एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन होता है एड्रीनलिन हार्मोन, वो संकटकालीन परिस्थितियों में तैयार करने का काम करता है, जिसके कारण हमारा रक्तदाब बढ़ता है या फिर घटता है, उसका नियंत्रण हमारी एड्रिनल ग्रंथि करती है ना। डर जब हमें लगता है तो हमारा रक्तदाब बढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाती है, लो हो जाती है, तो उसको नियंत्रित करने का काम हमारा एड्रिनल ग्रंथि करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वैसे मैं ग्रंथियों के बारे में सारी बातें बता चुका हूँ तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। पीनियल ग्रंथि से आपका थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, सॉरी पीनियल ग्रंथि से आपका निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है आपका थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन है ना। और थाइमस ग्रंथि से आपका निकलता है थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन। और पीनियल ग्रंथि से आपका निकलता है, पीयूष ग्रंथि से आपका वो पिट्यूटराइन हार्मोन हो ही गया। इन पीनियल ग्रंथि से भी निकलता है एक नाम मिलेटोनिन, हाँ मिलेटोनिन हार्मोन, मिलेटोनिन हार्मोन, मिलेटोनिन हार्मोन आपका पीनियल ग्रंथि से निकलता है। ये गले में होती है, ये वक्स यानी हमारे चेस्ट में होती है, ये हमारी वृक्क के ऊपर होती है, और ये हमारे मस्तिष्क में होती है। ये सारी बातें मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है, लेकिन मैं आपको बता रखा है मैंने कि मिलान करने वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले से ही सेट करके दे देता हूँ लगभग। तो देखिए रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना, यानी सामान्य से अधिक होना, जब अधिक होने की स्थिति होती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। अधिक को हम हाइपर बोलते हैं, कम को हम क्या बोलते हैं हाइपो। इस प्रकार से याद रख सकते हो, देखो इस प्रकार से याद रख सकते हो। हाइपर कितने शब्द हैं, 4 शब्द, तो इसमें अधिक शब्द हैं, इसमें कितने शब्द हैं 4, इसका मतलब क्या हो गया अधिक शब्द। एक आपका हाइपो, हाइपो में कितने शब्द हैं 3, इसका मतलब इसमें क्या है कम शब्द हैं, कम अंक है, मतलब हाइपो इसमें 3 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, तो इसमें 4 अंक इसका मतलब अधिक अंक है, इसमें 3 अंक इसका मतलब कम अंक है। तो हाइपो का मतलब कम और हाइपर का मतलब क्या हो गया अधिक। तो यहाँ पर आपको अधिक का पूछा था इसलिए क्या आएगा हाइपर आएगा। और रक्तचाप का अधिक होना क्या कहलाता है, टेंशन कहलाता है, हाइपर टेंशन, ठीक है। इसी प्रकार से रक्तचाप का सामान्य से कम होना, कम के लिए हम हाइपो लगाएंगे और रक्तचाप के लिए क्या लगाएंगे टेंशन लगाएंगे। तो हाइपोटेंशन आपका रक्तचाप का कम होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय धड़कन का बढ़ना, हृदय धड़कन बढ़ गई उस स्थिति को बोलते हैं ट्रेकीकार्डियो। तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और ये दोनों की दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हृदय धड़कन का बढ़ना ट्रेकीकार्डियो, हृदय धड़कन का घटना ब्रेडिकार्डियो, ठीक है। हृदय धड़कन का घटना ब्रेडिकार्डियो, हृदय धड़कन का बढ़ना ट्रेकीकार्डियो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितना लीटर रक्त पंप करता है। 1 मिनट में लगभग कितना लीटर रक्त पंप करता है। अब देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, समझना कैसे, यहां पर बताता हूं। देखिए जब हृदय 1 धड़कन पूरी करता है, जब हृदय 1 धड़कन पूरी करता है यानी 1 बार धड़कता है, तो उसके साथ 70 मिलीलीटर, 70 मिलीलीटर क्या करता है रक्त पंप करता है। 1 धड़कन में कितना मिलीलीटर रक्त छोड़ता है
मतलब पंप करता है 70 मिलीलीटर। अब यहाँ पर हमें पूछा है 1 मिनट की बात। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड। लेकिन आपको पता होना चाहिए साथियों कि 1 मिनट में हमारा हृदय धड़कता कितनी बार है? तो 70 से 80 बार। हमें तो 70-80 नहीं लेना है, हमें तो औसत लेना है। औसत कितना लेना है? 75। अब एक धड़कन में आपका 70 मिली, और 1 मिनट में धड़कता कितनी बार है? 75 बार। तो 75 धड़कन हो गई ना आपकी 1 मिनट में। 1 मिनट में आपकी 75 धड़कन हो गई, तो 75 धड़कनों में कितना रक्त छोड़ देगा? तो 75 को हम क्या कर देंगे? 70 से गुणा कर देंगे। 75 को 70 से गुणा करेंगे तो लगभग 5200 के लगभग आएगा, 5200 के लगभग कुछ आएगा। तो हम इसको क्या मान लेते हैं? इसको हम मान लेते हैं 5 लीटर। हम इसको क्या मान लेते हैं? 5 लीटर। तो 1 मिनट में हमारा रक्त कितना रुधिर पंप कर देता है? 5 लीटर रक्त पंप कर देता है। अब 24 घंटे में देख लो कितना करता है। 24 घंटे में कितना लीटर रक्त हमारे शरीर का हृदय पंप करता है? अब आप कहोगे सर इतना इतना कहाँ से आता है ये रक्त? तो भाई इधर से तो वो क्या करता है? पंप करता है, और उधर से ग्रहण करता रहता है। इधर पंप उधर ग्रहण, इधर पंप उधर ग्रहण, इस प्रकार से चलता रहता है। वही खून है ना, जितना भी हमारे शरीर में 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर जो भी खून होता है वही पंप होता रहता है साइकिल के अनुसार, यानी चक्कर के अनुसार। ठीक है, तो पूरे 24 घंटे में देख लो कितना पंप करता है। 1 मिनट में 5 लीटर, तो आपका 60 मिनट में कितना हो गया? फिर उसका 24 घंटे के बराबर निकालो तो आपका बहुत ज़्यादा मान आएगा। ठीक है, और ये जो आपका 70 मिलीलीटर होता है, इस संख्या को बोलते हैं स्ट्रोक आयतन। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक आयतन बोलते हैं। तो ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशी, यानी ऐसी कौन सी पेशी है जो सबसे व्यस्त रहती है? तो भाई हम सब पेशियों को थोड़ा आराम करने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कभी न कभी जीभ भी आराम लेती है, लेकिन हमारा हृदय कभी भी आराम नहीं लेता। जिस दिन इसने आराम ले लिया तब तो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है। तो हृदय 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन लगातार अपना काम करता रहता है। तो हृदय पेशी एक ऐसी पेशी है जो मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशी होती है, सबसे बिजी पेशी होती है। ऑप्शन नंबर ए, हृदय पेशी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिस्टोलिक यानी प्रकुंचन और डायस्टोलिक यानी अनुशिथिलन प्रेशर का मान कितना होता है? तो मैंने आपको बता रखा है प्रकुंचन का मान 120, अनुशिथिलन का मान 80। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक धड़कन में लगने वाला समय, एक धड़कन में लगने वाला समय भी आपको पता है 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। और 1 मिनट में धड़कता कितनी बार है? 75 बार। 75 बार धड़कता है। तो हम क्या करते हैं, 75 बार तो हम औसत लिया है, वैसे तो 70 से 80 बार धड़कता है, तो 75 बार हमने औसत ले लिया भाई। 60 में से 75 बार, 60 में से 75 यानी 60/75, तो इसका मान हम निकालेंगे तो 0.8 सेकेंड आएगा। तो एक चक्कर में कितना समय लगता है? एक चक्कर में या फिर एक धड़कन में जो समय लगता है वो 0.8 सेकेंड का समय लगता है। 0.8 सेकेंड का समय, यानी 1 सेकेंड से पहले ही हमारा हृदय क्या हो जाता है? फिर से धड़कने लगता है, फिर से दूसरी धड़कन शुरू कर देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि 60 सेकंड हमारे पास, 60 सेकंड में 75 बार धड़क रहा है, इसका मतलब 1 से तो कम होगा। अब कितना होगा? 60 में 75 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.8 सेकंड आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन 30 क्वेश्चन के साथ में मैंने आपको फैक्ट बहुत अच्छे बताए हैं। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। आज मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, कल मैं आपको 35 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। तो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन के बीच सब डेली आपको करवाऊंगा। और ये जो वीडियो है इस 500 क्वेश्चन की सीरीज, इसके 14 से 15 वीडियो आएंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका जब एग्जाम होगा 10 तारीख को, तब तक मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा ये 500 क्वेश्चन। और इसका PDF भी आपको दे दूंगा। उसका PDF शायद आपको मिल गया होगा, नहीं मिला है तो मैं कल तक वो जो पीछे वाले 500 क्वेश्चन की जो सीरीज थी उसका PDF आपको दे दूंगा। बताना आपको PDF मिला या नहीं मिला, कमेंट करके। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको प्रयास पसंद आया है तो आप सपोर्ट जरूर करेंगे, थोड़ा सहयोग करेंगे, जिससे कि मोटिवेशन मिले पढ़ाने के लिए, बहुत अच्छे से आपके लिए काम कर पाएँ। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू। ओके, थैंक यू।